IBN 7 हौसला है। आसाराम फिलहाल जेल में बंद है। उस पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। बलात्कार के इन आरोपों में पुलिस को 2 मुख्य गवाह मिले थे। ये दोनों पहले आसाराम के खास थे, लेकिन वक्त बदला तो इन्होंने आसाराम के कच्चे चिट्ठे पुलिस के सामने बयां कर दिए और बन गए सरकारी गवाह। लेकिन पुलिस का साथ देने के बावजूद ये दोनों मौत से नहीं बच पाए। पहले प्रजापति, अब अखिल गुप्ता। किसने किया गवाह का कत्ल? आसाराम है जेल में बंद, फिर कौन रच रहा है साजिश? जिस घर में मौत होती है वहां मातम होता है। लेकिन जिस घर में हत्या होती है वहां गुस्सा होता है। हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने की मांग होती है। लेकिन अखिल गुप्ता के घर में मातम तो है, लेकिन हत्या को लेकर परिवार की खामोशी हैरतअंगेज है। परिवार की इस खामोशी में डर है या फिर कुछ और, इसका जवाब तो पुलिस ही दे सकती है। लेकिन पुलिस को इसके अलावा भी कई सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आसाराम के खिलाफ चल रहे मामलों के गवाहों से किसकी दुश्मनी हो सकती है? आखिर कौन लोग हैं जो आसाराम के खिलाफ गवाही देने वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं? लेकिन पुलिस ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। आइए आपको मुजफ्फरनगर के एसएसपी का बयान सुनवाते हैं कि इस हत्या को लेकर उनका क्या कहना है। उसके बारे में गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और वहां से इसके पहले हम लोगों को कोई इस प्रकार की इत्तला नहीं मिली थी। एसएसपी साहब का ये जवाब सुनकर आप समझ सकते हैं कि देश में कानून के रखवाले कितने गंभीर हैं। यूपी पुलिस को पता ही नहीं कि इतने महत्वपूर्ण केस का मुख्य गवाह उनके यहाँ रह रहा था, लेकिन कातिलों को ये सब मालूम था। यही वजह है कि हत्यारों ने आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाली आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया था और मारा गया अखिल उसी मामले में अहम गवाह था। आसाराम इस वक्त एक अन्य नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में जोधपुर की जेल में बंद हैं। जब आसाराम को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो गुजरात पुलिस अखिल को मुजफ्फरनगर से पूछताछ के लिए अपने साथ गुजरात ले गई थी। बताया जा रहा है कि अखिल ने आसाराम के खिलाफ कई अहम खुलासे किए थे। अखिल गुप्ता को सरकारी गवाह भी बनाया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है मृतक की स्थानीय स्तर पर किसी से दुश्मनी की बात भी सामने नहीं आई है। मृतक के साथ लूटपाट भी नहीं हुई और कोई रंजिश भी सामने नहीं आई है। पुलिस इस हत्याकांड की कई पहलुओं की जांच कर रही है। हत्यारों ने अखिल को मारने के लिए सिर्फ एक ही गोली का इस्तेमाल किया, जबकि हमलावर 2 थे। यानी आरोपियों ने बड़ी तसल्ली से हत्या की साजिश का ताना बाना बुना और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मैं तो नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते आवाज आई 7:45 बजे। नमाज पढ़ के हमने आकर देखा तो यहाँ से वो स्कूटर और वो आदमी यहाँ पड़ा हुआ। आपको बता दें, अखिल गुप्ता डेयरी चलाते हैं। रविवार रात वो डेयरी बंद करने के बाद स्कूटर पर सवार होकर घर लौट रहे थे। रास्ते में ही अज्ञात हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिए। अखिल पहले आसाराम के अहमदाबाद स्थित आश्रम में बतौर रसोइया काम करते थे। उसकी शादी भी आसाराम के आश्रम में ही रहने वाली रायपुर निवासी वर्षा से हुई थी। आसाराम के रेप संबंधी आरोपों में घिरने से कुछ समय पहले ही अखिल पत्नी वर्षा के साथ अहमदाबाद से लौट आया था। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद गुजरात पुलिस अखिल को पूछताछ के लिए साथ ले गई थी, जहां वो सरकारी गवाह बन गया था। गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा कोई नया नहीं है और हर समय उन्हें जान का खतरा बना रहता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ और आखिरकार गवाह की हत्या कर दी गई। अब पुलिस की तफ्तीश के दौरान उसके सामने चुनौती ये रहेगी कि आखिरकार हत्या का मकसद क्या था और किन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पर से पर्दा उठाया जाए। कैमरा पर्सन नेहा के साथ अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, IBN 7। आसाराम और उसके बेटे साईं पर जब से केस चल रहा है, उनके खिलाफ गवाही देने वालों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। अखिल गुप्ता की मौत से पहले भी
आसाराम केस से जुड़े एक गवाह की हत्या हो चुकी है। यही नहीं, कुछ की जान तो बस बच ही पाई। वैद्य अमृत प्रजापति ये नाम है उस शख्स का जो आसाराम के खिलाफ अहम गवाह था। लेकिन 23 मई 2014 को प्रजापति को राजकोट में गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी के लिए जूझने के बाद प्रजापति ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आसाराम के 6 शिष्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ध्यान रहे कि रेप केस में गिरफ्तार होने के बाद आसाराम पर अमृत प्रजापति ने कई आरोप लगाए थे। अमृत प्रजापति ने कई चैनलों पर दावा किया था कि आसाराम अफीम का सेवन करता था। प्रजापति ने यह भी दावा किया था कि उसने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। प्रजापति का कहना था कि आसाराम उससे कई तरह की सेक्स वर्धक दवाएं भी मंगवाया करता था। गौरतलब है कि अमृत प्रजापति पेशे से वैद्य था। एक वक्त वह आसाराम के आश्रम में प्रमुख वैद्य हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे आश्रम से निकाल दिया गया। प्रजापति को गोली मारने वाले बदमाश मरीज बनकर उसके यहाँ आए थे। आपको याद दिला दें कि आसाराम और उनके बेटे साईं के खिलाफ सूरत की 2 बहनों ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद से कई गवाहों पर हमले हो चुके हैं। 28 फरवरी 2014 साईं के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली महिला के पति पर चाकू से हमला किया गया। 10 मार्च 2014 आसाराम के पूर्व भक्त राकेश पटेल पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया। राकेश पटेल सूरत के रहने वाले हैं और उन पर हमला करने वाले आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। तीसरी घटना है 16 मार्च 2014 की। दिनेश बालचंदानी नाम के शख्स पर तेजाब से हमला। 2 आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार थे। दिनेश पर उस वक्त तेजाब फेंका गया जब वो अपने घर के रास्ते में थे। दिनेश ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी की पहचान किशोर बालचंद के रूप में हुई। आरोपी बालचंद महाराष्ट्र के सोलापुर के करीब अमरेली कस्बे का निवासी था। पुलिस को उसके पास से एक बैग मिला जिसमें एक डायरी बरामद हुई। इस डायरी में उसके दोस्तों और नारायण साईं के भक्तों की लिस्ट थी, जिससे पुलिस को जांच में काफी मदद मिली। इस डायरी की मदद से पुलिस ने अमरेली में किशोर के घर पर छापेमारी की तो वहां से उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल और एक स्टेन गन मिली। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में 2 लोगों के नाम का खुलासा हुआ जो साईं के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इस खुलासे के बाद सूरत पुलिस राजस्थान के पालनपुर पहुंची और दिनेश चंद पुरोहित और उसके भाई लक्ष्मण चंद को गिरफ्तार किया गया। जनक दवे, IBN 7। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में लोग मदहोश होने के लिए शराब पी रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार शराब में यमराज मौजूद है। मदहोशी की यह शराब देखते ही देखते 16 लोगों को चट कर गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इस घटना में यूपी के सरकारी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे इन लोगों को बचाने की डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के रहने वाले इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जहरीली शराब। इन जैसे 100 से ज्यादा लोगों ने एक ही जगह से सप्लाई की गई शराब पी। शराब पीते ही लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। शुरुआत में खबर आई कि मलिहाबाद में जहरीली शराब से मौत हुई है। बाद में लखनऊ के ही बंथरा इलाके में भी जहरीली शराब से मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया। अफसर मौके पर पहुंचे और बीमारों को जल्दी से जल्दी सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। नहीं, जब कभी नहीं रहा। जब कभी तो कल क्या गलत पिला दी उसने? भगवान ने कहा लाइन भैया दवा होती है, भैया एकदम से मर गए। आपका कौन यहाँ पे? लड़का मरीगा। मलिहाबाद से आए हैं ये, और ऐसा है कि उन्होंने शायद कच्ची ठीके से शायद दारू पिया है। जहरीली शराब के कहर का शिकार बने ज्यादातर लोग आसपास के ही रहने वाले हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही SDM और CO मलिहाबाद को सस्पेंड कर दिया है। मलिहाबाद थाने के इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें कार्रवाई की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड भी किया, जेल भी भेजे जाएंगे जैसे जैसे जो जिम्मेदारी मुकदमा कायम हो गया है।
सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान करने के साथ ही पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। शुरुआती जांच के बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी जुगनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाकों में आबकारी विभाग और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस सख्त कार्रवाई के बहाने सरकार ने अपना सख्त चेहरा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दरअसल इस सख्त कार्रवाई की जरूरत थी अवैध शराब के कारोबार पर। सरकार ने अगर वक्त रहते कार्रवाई की होती तो ना तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मौत के मुंह में जाते और ना ही इतनी बड़ी तादाद में जूझ रहे होते जिंदगी और मौत से। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। 26 जनवरी से पहले जब सारे देश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है, तब भारत नेपाल सीमा पर एक संदिग्ध विमान की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 4 जनवरी को यह संदिग्ध विमान रक्सौल में भारत नेपाल सीमा को पार कर भारतीय आसमान पर करीब 1 घंटे तक मंडराता रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने इस घुसपैठ की जांच शुरू कर दी है। विमान का पता लगाने के लिए नेपाल सरकार को भी जानकारी दी गई है। तारीख 4 जनवरी 2015, वक्त सुबह करीब 9 बजे, जगह भारत नेपाल सीमा रक्सौल। इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी रखने वाली SSB की इस चेक पोस्ट पर उस दिन अचानक खलबली मच गई। जमीन पर यह खलबली आसमान पर उड़ते सफेद रंग के एक विमान ने मचाई थी। यह प्लेन अपना एयर रूट छोड़कर भारतीय सीमा में घुस आया था। SSB जवानों ने अपने आला अफसरों को इसकी खबर दी। तब तक यह विमान करीब 1 घंटे तक भारतीय सीमा में मंडराने के बाद आसमान में गुम हो चुका था। इस वारदात के बारे में SSB ने बयान दिया है कि हमारे लोगों को 4 जनवरी को 9 बजे के करीब ये संदिग्ध जहाज दिखा था। इसकी जानकारी हम लोगों ने तमाम जांच एजेंसियों और होम डिपार्टमेंट को दे दी है। सुरक्षा एजेंसी अब जांच कर रही हैं कि यह विमान भारतीय सीमा में किस तरफ से घुसा था। ऐसी जगह पर वो क्या कर रहा था जहां 2 मुल्कों के बीच खुली सीमा है, खुला रास्ता है। लोग दिन भर एक देश से दूसरे देश आते जाते रहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक रडार में यह पता नहीं चल पाया है कि यह विमान कहां से आया था और फिर कहां वापस गया। सुरक्षा एजेंसियों का शक और गहरा हो गया है कि अगर यह विमान सामान्य रहता तो रडार में अब तक पता चल गया होता। 26 जनवरी से पहले देश भर में आतंकी साजिशों को लेकर अलर्ट है। लिहाजा शक यह भी है कि विमान पुरलिया हथियार कांड जैसा मामला दोहराने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। बहरहाल हवाई घुसपैठ के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सरकार को भी मामले की जानकारी दी गई है ताकि घुसपैठिए विमान का पता लगाया जा सके। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। महिला हॉकी की राष्ट्रीय टीम से अंडर 17 खेलने वाली एक होनहार खिलाड़ी अचानक सफर के दौरान लापता हो गई। करिश्मा सोनकर खेलने के लिए झारखंड गई थी और वहां से जलियांवाला बाग एक्सप्रेस से लौट रही थी। रास्ते में उसने फैजाबाद में घर वालों से बात भी की थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। उसकी गुमशुदगी को लेकर कोच और स्कूल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दीवारों पर टंगे ये मेडल, ये ट्रॉफियां इस बात की गवाह हैं कि 16 साल की करिश्मा सोनकर कितनी प्रतिभावान खिलाड़ी है। लेकिन अंडर 17 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को जीत दिलाने वाली करिश्मा सोनकर रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। करिश्मा के इंतजार में उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पीलीभीत की रहने वाली करिश्मा सोनकर अपने कॉलेज की तरफ से हॉकी खेलने झारखंड गई। उसने वापसी के लिए ट्रेन भी पकड़ी, लेकिन आज तक घर नहीं लौटी। फोन किया था, फोन बंद जा रहा था। जिस सर ने वहाँ छोड़ा है उसने फोन नहीं किया था और कहाँ छोड़ा है ये पता नहीं। करिश्मा के घर वालों का कहना है कि 8 जनवरी को फोन करके उसने अपने घर वालों से कहा था कि वो फैजाबाद पहुंच चुकी है और बरेली स्टेशन पर उतर जाएगी। उस वक्त करिश्मा का कोच भी उनके साथ था। अब 4 दिन से ज्यादा होने के बावजूद करिश्मा की कोई खबर नहीं है। इस मामले में करिश्मा के कॉलेज पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों उसे अकेले ही मैच खेलने भेज दिया गया। नहीं, इसमें लापरवाही नहीं, स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इधर प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे तो हम किसी को नहीं मिलते। यानी आपकी लापरवाही मानी जाएगी इसमें? नहीं, मेरी क्यों लापरवाही? मेरे उससे कोई नहीं गया है। बहरहाल अब करिश्मा की गुमशुदगी की शिकायत बरेली GRP में करा दी गई है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिया है।
जांच के लिए एक टीम फैजाबाद भी भेजी गई है। IBN 7 के लिए पीलीभीत से अर्जदेव सिंह की रिपोर्ट। पेशावर में आतंकवादी हमले के 26 दिन बाद पेशावर का आर्मी स्कूल आज फिर खुला। स्कूल में बच्चे पढ़ने जरूर आए, लेकिन अपने साथियों को खो जाने का गम उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। बहरहाल इसी का नाम जिंदगी है। हादसे कितने भी बड़े क्यों ना हो, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। पेशावर के स्कूल में बच्चों की हंसी लौट ही आएगी। अब इनकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, लेकिन नमी तो है। सिसकियां नहीं है, लेकिन दर्द की शिद्दत कायम है। जहन में दहशत का वो अक्स भी बाकी है, लेकिन बावजूद इसके एक हौसला है जो इन्हें यहाँ फिर से ले आया है। ये मासूम समझ चुके हैं तालिबान की गोलियां उनके दोस्त छीन सकती है, उनकी खुशियां छीन सकती है, मगर इनकी तालीम नहीं छीन सकती, क्योंकि तालीम से ही डरता है तालिबान। मुझे अपने पूरी दिल लगा के हर जी जान से मेहनत करनी, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। सोच से भी ज्यादा बहुत जगह पे वो याद आती हैं, हर लम्हा वो याद आती हैं। बच्चों के हौसले ने परिवार को भी हिम्मत दी है और तालिबान से बेखौफ ये परिवार बच्चों की मर्जी को खुदा का हुक्म मान रहे हैं। The Taliban is spreading fear and terrorism, but we are not afraid. God willing, my son will go back to the same school and he will fight against them one day. I don't want to make my child afraid. स्कूल में कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इसके कि अब जमीन से आसमान तक पहरा है। 4 दीवारी ऊंची हो चुकी है, कटीली तारें लगी हैं, लेकिन इन दीवारों के भीतर पुराने जख्मों के निशान अब भी कायम हैं। कहने को स्कूल के बाहर सेना की चौकसी है, स्कूल के दरवाजे पर खुद आर्मी चीफ इन मासूमों का हौसला बढ़ाते रहे। पाकिस्तानी सरकार खुद सुरक्षा पर नजर रख रही है, लेकिन सच तो ये है कि इन मासूमों को अब किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तालिबान से लड़ने के लिए इनका हौसला ही काफी है। ये बच्चे जानते हैं कि स्कूल के खुले दरवाजे ही तालिबान को जवाब है। इनके चेहरे की बेफिक्री ही उन राक्षसों पर सवाल है, इनके बस्तों में बंद किताबें ही उन आतंकियों की हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।